बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमने सेकंड क्वेश्चन करना है। चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज शार्ट आंसर्स हमने स्टार्ट किए हुए थे। 2.1 से लेके 2.9 तक हमने कर ली हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है 2.10 से 2.21। सारे टेक्निकल हैं, तो अच्छे तरीके से आपको वहाँ पे कोई अगर ग्राफिकली कोई चीज़ डायग्राम है तो उसको भी आपने अच्छे तरीके से बनाना है और अच्छे तरीके से याद करना है, समझना है उनको। ये बहुत अहम है, बहुत टेक्निकल हैं, स्पेशली चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज के शार्ट आंसर्स। जी तो ये हमारा लेक्चर नंबर 30 है फर्स्ट ईयर का। जी तो हम टाइम ज़ाय किए बगैर इसको स्टार्ट करते हैं। 2.10 कैन यू ऐड जीरो टू नल वेक्टर। 2.9 में हम ये बात पहले कर चुके हैं। जीरो क्योंकि स्केलर क्वांटिटी और नल वेक्टर वेक्टर है, तो स्केलर को वेक्टर में ऐड नहीं कर सकते। सो सिंपल, नो वी कैन नॉट ऐड जीरो टू नल वेक्टर। क्यों? जीरो इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड स्केलर कैन नॉट बी एडेड टू अ वेक्टर, क्योंकि नल वेक्टर वेक्टर है और जीरो स्केलर है, इसको इसमें ऐड नहीं कर सकते। 2.11 टू वेक्टर्स हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड, कैन देयर सम बी जीरो? पॉसिबल ही नहीं है। दो वेक्टर्स अगर उनकी मैग्नीट्यूड अनइक्वल है तो उनका सम कभी भी जीरो नहीं होगा। सम कब जीरो हो सकता है? जब दो वेक्टर्स इक्वल हों और अपोजिट हों, तो उनका जो नेट वैल्यू निकलेगी वो नल वेक्टर होगा। मसलन 2 न्यूटन और फिर -2 न्यूटन और एंटी पैरेलल हो, मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो और डायरेक्शन भी अपोजिट हो, तब जो नेट वैल्यू है, नेट फोर्स है या नेट वेक्टर जो भी होगा, उसकी वैल्यू जीरो निकलेगी। मैग्नीट्यूड जीरो होगी और वेक्टर में उसको हम नल वेक्टर का नाम देंगे, अदरवाइज नहीं। अगर उनकी मैग्नीट्यूड एक की ज्यादा है कि कम है तो नेट वैल्यू कोई ना कोई लाजमी निकलेगी। 4 न्यूटन -2 न्यूटन, अगर वो एंटी पैरेलल भी है तो तब भी हमें 2 न्यूटन बच जाएगा। ठीक है, तो नेट कब होगा? जब इक्वल मैग्नीट्यूड इक्वल हो, डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट हो, एंटी पैरेलल हो, तब जो है ना उनकी मैग्नीट्यूड जीरो निकलेगी और वो नल वेक्टर होगा। बहुत आसान है इस बात को समझना। 2.12 ये थोड़ा समझने वाला है। शो दैट हमने बताना है, शो दैट हमने बताना है क्या? सम एंड डिफरेंस ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, कि दो वेक्टर्स उनका सम और उनका डिफरेंस, वेक्टर्स भी कौन सी हैं? परपेंडिकुलर, ऑफ इक्वल लेंथ आर आल्सो परपेंडिकुलर एंड ऑफ सेम लेंथ। दो वेक्टर्स लें, उनका सम लें, दोनों वेक्टर्स भी इक्वल हों, उनका सम लें, उनका डिफरेंस लें, वो जो सम और डिफरेंस लेंगे उनकी मैग्नीट्यूड भी इक्वल निकलेगी। ये बात है, इसका मतलब है पूरा उसने जवाब दे दिया, हमने ओरिएंटेशन की फॉर्म में शो करनी है। यानी सम a प्लस बी का और इक्वल होगा सम a माइनस बी का। ये देखें जनाब, ये हमने वेक्टर ले लिया a, ये वेक्टर ले लिया b, इन दोनों की लेंथ इक्वल है। अब ये इनका रिजल्टेंट वेक्टर है। रिजल्टेंट कैसे होता है? फर्स्ट की टेल के साथ, आखिरी के हेड के साथ। तो R1 आ गया a वेक्टर प्लस b वेक्टर, एंगल कितना बना रहा है? 45 डिग्री। अब ये उल्टा है तो -45 डिग्री, तो इसको भी मैग्नीट्यूड में 45 डिग्री है। तो ये वेक्टर a वही रहेगा, b को हमने घुमा के 180 डिग्री पे इसको -b वेक्टर बना लिया। तो ये R2 क्या आ गया? a वेक्टर माइनस b वेक्टर। ये डायग्राम अगर आपकी सही नहीं है तो समझ ले कोई नंबर नहीं मिल रहा, तो इसकी प्रैक्टिस बार बार करनी है। दीज आर वेक्टर्स और इनको सही तरीके से बनाना है। अब आप मैग्नीट्यूड ले लें, R1 a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब आप R2 ले लें, R2 a का स्क्वायर और प्लस -b का स्क्वायर, फिर भी क्या बनेगा आपको? प्लस b। देखें ना आप, अगर -b का स्क्वायर लेते हैं, मैं यहाँ बाहर लिख रहा हूँ, -b है उसकी मैग्नीट्यूड, ठीक है, -b। अब -b होल का स्क्वायर लें तो क्या आएगा? +b स्क्वायर आएगा। ये देखें, ये देखें, तो इसलिए इसको भी मैं क्या लिखूंगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखें मैग्नीट्यूड R1 और R2 की सेम नहीं है। आप लिख सकते हैं R1 इक्वल्स टू R2। तो दोनों देखें, R1 हालांकि क्या चीज है? a और b का सम है, और R2 क्या है? a और b का डिफरेंस है, लेकिन दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। और यही चीज उसने कहा कि आप बना के दें। हमने देखें यहाँ इक्वेशन लिखी और यहाँ पे ये इक्वेशन लिखी इनकी मैग्नीट्यूड की, और यहाँ पे हमने ग्राफिकली भी हमें शो कर दिया। बहुत आसान है जी जनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। 3 वेक्टर्स ले लें, अगर उनके दरमियान एंगल 60 डिग्री, यहाँ से 120 डिग्री हो, तो ये हालांकि सी रिजल्टेंट है, लेकिन तीनों की मैग्नीट्यूड क्या होगी? ए, बी और सी की इक्वल रहेगी। सो सिंपल। वो कहते हैं कि एक क्लोज पॉलीगॉन लें और हेड टू टेल रोल से इनको मिलाएं, तो उनमें जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? बहुत आसान है। जब टर्म क्लोज हुआ इसका मतलब है एक वेक्टर को एक के पीछे रखना है। 3 से ज्यादा वेक्टर जब हम ऐड करते हैं हम उसको पॉलीगॉन का नाम देंगे। ये देखें, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, यहां तक रोक देते हैं।
अगर हम ई को रिजल्टेंट वेक्टर ले तो इसका एरो यहाँ होना चाहिए था, इसका टेल फर्स्ट के साथ बाय यूजिंग हेड टू टेल रोल। लेकिन ये लफ्ज देखें क्लोज्ड, जब लफ्ज क्लोज्ड आ गया है तो इसको भी उसी फॉर्मेट में रखेंगे, एक के पीछे एक सर्कुलर नुमा, एक साइक्लिक नुमा हमने तमाम वेक्टर्स को ऐड किया। तो साइक्लिक नुमा जब तमाम वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो इनका जो रिजल्टेंट है वो नल वेक्टर होगा, मैग्नीट्यूड उसकी जीरो होगी। इनमें कोई भी वेक्टर अब नहीं है इस टर्म की, इस लफ्ज की वजह से, क्लोज पॉलीगॉन की वजह से। सिंपल वेक्टर्स ले लें और उनको एक के पीछे एक को लगा दें तो इनमें कोई भी वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर नहीं होगा, जो सब का सम है वो जीरो की इक्वल आ जाएगा, आर इक्वल्स नल वेक्टर। ठीक है, क्योंकि क्लोज पॉलीगॉन का टर्म यूज की गई है। अगर क्लोज पॉलीगॉन ना होता तो हम सपोज कर लें 4 वेक्टर लेके इसको रिजल्टेंट बना लेते, इसका एरो यहां रखते और इसको इधर रखते, लेकिन टर्म क्लोज है तो एक के पीछे एक रखना है। ये इस चीज का आपने ध्यान रखना है। डायग्राम आपकी ठीक हो, इक्वेशन भी आपने ठीक लिखनी है। नेक्स्ट, इफ a प्लस बी इक्वल टू 0 व्हाट कैन यू से अबाउट दी, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये यहाँ रिपीट हो गया, सॉरी 2 पॉइंट, ये हमने करना था, ये दो हमने नहीं करने, ये रिपीट हो गए हैं दरमियान में से। 2.17 इफ ऑल, एक आध इसमें से जो मिस हो रहा होता है वो बेसिकली कोई एमसीक्यू टाइप होता है, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं होता, इसलिए हम उसको मिस कर देते हैं। इफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर a1 और a2 आर रिवर्स्ड हाउ वुड दिस अल्टर। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड है, a1 क्रॉस a2 का क्रॉस प्रोडक्ट है c, वो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। ये देखें, ये a1 वेक्टर है, ये a2 वेक्टर है। अब आप राइट हैंड रूल यूज करें, अंगूठा आप बाहर की तरफ रखें पेज पे और उंगलियां a1 से a2 की तरफ मोड़ें तो आपका जो अंगूठा है वो ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ आएगा। तो ये आपका c वेक्टर बन गया, a1 क्रॉस a2 से ये c वेक्टर आपने ले लिया। अब a1 और a2 के पेज पे आप फिक्स कर चुके हैं, तो इनको जब दोबारा बनाना है, ये देखें मैंने ना इनको अब दोबारा बना रहा हूं, इसको गौर से देखें, ये a1 है, इसको उठा के यहां पे लगाया, माइनस a1 बनाना है तो इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जस्ट अपोजिट करूंगा, ये रखूंगा उसी तरह जैसे ये है, एंटी पैरेलल, सेम तरीके से। माइनस a1 को अपनी मर्जी से नहीं बना सकता, ये याद रखिएगा, a1 को अपनी मर्जी से बना ले, माइनस a1 कॉपी होगा a1 के, फर्क क्या होगा, इसका एरो इधर होने की बजाय इधर हो जाएगा। और ये a2 है तो माइनस a2 कैसे बनाऊंगा, उसी तरीके से इसका एरो इधर ले आऊंगा। अब वो कहता है कि आप माइनस a1 क्रॉस माइनस a2 करें, फिर देखें क्या होता है। अब आप उंगलियों को इधर मोड़ें, माइनस a1 से माइनस a2 की तरफ, तो आप देखेंगे आपका अंगूठा फिर भी उधर रहेगा, c फिर भी वही है, c चेंज नहीं हुआ। तो ये राइट हैंड रूल से भी चेंज नहीं हुआ और मैथमेटिकली भी देखें, माइनस माइनस एक दूसरे को कैंसिल करके फिर भी क्या आएगा, a1 क्रॉस a2 इक्वल्स टू c। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप a1 और a2 इसको अगर रिवर्स भी करते हैं तब भी प्रोडक्ट वही c रहेगा, वो माइनस c नहीं होता। तो ये मैंने इक्वेशन के हिसाब से और ये ग्राफिकली भी यहाँ शो कर दिए। बनाते हुए क्या ये अपनी मर्जी से बनाएंगे आप, लेकिन ये अपनी मर्जी से नहीं बना सकते। a1 यहाँ फिक्स कर दिया तो माइनस a1 उसी तरह बनाएंगे, एरो चेंज कर देना है, a2 भी उसी तरह बनाए से एरो चेंज कर देंगे, लेकिन राइट हैंड रूल यूज करेंगे। आप इधर से इधर आना है, माइनस a1 क्रॉस माइनस a2 कह रहे हैं, ये पहले ये बाद में, उंगलियां इधर से इधर मोड़ेंगे, c फिर भी वही आपको मिलेगा। आप चेक करके भी देख सकते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड रूल, ऐसे ठीक हो गया। ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, फिर भी क्या रहेगा c। इसका मतलब है दोनों को ही अगर आप रिवर्स करते हैं तो रिजल्टेंट आपका सेम रहेगा। 2.18 तीन कंडीशन बताएं जिसमें a1 क्रॉस a2 प्रोडक्ट जीरो हो जाता है। बहुत आसान है, अगर इन दोनों के दरमियान एंगल 0 डिग्री हो, ये देखें साइन 0 डिग्री पुट करेंगे, साइन 0 0 देता है तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ गया 0, या 180 डिग्री हो तो साइन 180 डिग्री भी आपको क्या देगा 0। और जो नेक्स्ट कंडीशन है वो यहाँ नहीं लिखी गई, वो आप लिख लें, पहली दो वो यहाँ लिखी गई, सॉरी। पहली कंडीशन ये है कि अगर a1 और a2 दोनों नल वेक्टर हों, a नल वेक्टर हो या a2 नल वेक्टर हो, इसको 0 करें या इसको 0 करें तब भी ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तीसरी कंडीशन क्या है, आप इसको और इसको 0 ना करें, एंगल 0 डिग्री रख रहे हैं तब भी क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फोर्थ कंडीशन क्या है, आप यहाँ पे एंगल कितना पुट कर दें 180 डिग्री तब भी ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये चार कंडीशन आप लिख सकते हैं, या a1 को 0 करें या a2 को 0 करें। देखना a1 को 0 किया टोटल 0 हो जाएगा, ये क्वेश्चन आप खुद लिख ले। a2 को 0 करें तो तब भी ये टोटल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर इन दोनों के दरमियान एंगल 0 डिग्री रखते हैं तब भी ये देखें 0 हो रहा है, 180 डिग्री रखते हैं तब भी क्या हो रहा है 0 हो रहा है। तो ये डिफरेंट कंडीशन है जिससे आप a1 क्रॉस a2 को 0 कर सकते हैं। 2.20 एक पिक्चर है जो लटकाई गई है धागे के साथ। आप ये बताएं कि धागे को कैसे रखें कि इसमें जो खिंचाव है ना वो कम से कम हो। अब मैं ऐसे करता हूं कि अभी मैं धागे को ऐसे रखता हूं, ना ही वर्टिकली ना ही हॉरिजॉन्टल। जब दरमियान में रखूंगा तो ये धागे का ये वाला जो हिस्सा है इसके अंदर टेंशन खिंचाव T है,
इधर वाले के भी टी है, तो इसका कंपोनेंट क्या बनेगा, टी एक्स और टी वाई, इधर भी टी एक्स और टी वाई, और वेट किधर होता है, नीचे की तरफ। अगर ये तस्वीर रुकी हुई है इसका मतलब है सम ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग इन वाई डायरेक्शन विल बी 0। एक्स भी है लेकिन हमें एक्स की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने टेंशन को देखना है, तो उसके लिए ये क्वेश्चन लिखी सम ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग इन। अब अपवर्ड फोर्सेज आप पॉजिटिव लेते हैं तो ये टी वाई और टी वाई ये 2 हो गए, माइनस नीचे वाली माइनस में लेते हैं तो ये माइनस वेट 2 ty इक्वल टू डब्ल्यू, 2 ty को ओपन करें 2t साइन थीटा इक्वल टू डब्ल्यू, t इक्वल टू w ओवर 2 साइन थीटा। तो टेंशन कब मिनिमम हो सकती है, अगर साइन थीटा मैक्सिमम हो। साइन थीटा कब मैक्सिमम होगा, जब एंगल कितना रखेंगे आप 90 डिग्री, यानी अगर बटे के नीचे वाली टर्म जितनी ज्यादा होगी उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, इक्वल के साइड पे मैथमेटिकली वैल्यू कम होगी। तो टेंशन या खिंचाव कब कम होगा, अगर आप या एंगल कितना रखते हैं 90 डिग्री। इसका मतलब यह आपको धागा ऐसे रखना होगा, ऐसे नहीं ऐसे। अगर आप ऐसे रखते हैं ये एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, ऐसे ऐसे लटकाएंगे तो ये खिंचाव वायर के अंदर कम रहेगा, धागे के अंदर कम रहेगा, टूटने के चांसेस कम होंगे। ठीक है, तो ये आपने कैलकुलेशन से ये चीज बतानी है, बहुत आसान है। लास्ट 2.21 कैन अ बॉडी रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड एक्शन ऑफ इट्स वेट, अबाउट एक्शन ऑफ इट्स वेट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, पहले नो, इसका आंसर क्या लिखेंगे, नो बॉडी कैन नॉट रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड अबाउट एक्शन ऑफ इट्स वेट। वो पॉइंट जहां पे टोटल वेट बॉडी का एक्ट करता है। अगर आप गाड़ी लें ना तो गाड़ी को ऐसे बनाया जाता है कि उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना वो तकरीबन पूरी गाड़ी के सेंटर पे आ जाए। उसके लिए क्या करेंगे, पीछे वाला हिस्सा बड़ा होता है उसको आप हल्का रखते हैं, आगे इंजन वाला हिस्सा भारी होता है उसको वजनी रखते हैं, वो छोटा होता है। ऑलमोस्ट जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है या सेंटर ऑफ मैस है वो कहां पे बन रहा होता है, दरमियान के अंदर। ठीक है, तो जहां पे टोटल वेट एक्ट करेगा वहां पे कैसे पता चलता है, आपके पास कोई इरेगुलर बॉडी भी है ना, सपोज कर लें आपके पास अगर सर्कल है, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर मैस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अब यहां से रोटेट करवाएं तो आप देखेंगे इसमें ये इजीली रोटेट करेगा। अगर आपके पास कोई इरेगुलर बॉडी है और इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेजर करें, सपोज कर लें ये पॉइंट आता है, उस पॉइंट पे अगर आप रोटेशन करवाते हैं, सपोज कर लें गत्ता समझ लें कोई भी चीज, तो ये इजीली रोटेट करेगा। तो वो पॉइंट जहां पे टोटल वेट उसका एक्ट कर रहा होता है उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी का नाम देते हैं। ये बनाने नहीं है आपने, तो वहां रोटेशन कैसी होगी, ये देखें, टार्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आप यहां से रोटेशन करवाते हैं, ये सेंटर ऑफ मैस वाला पॉइंट है, आर तो मौजूद है ना, ये आर हो गया, ये एफ हो गया। अब अगर आप इसको करीब ले आते हैं, आर कम हो गया, आप रोटेशन ही उसी पॉइंट से करवाते हैं, यानी आप पाना ले लें और जहां पे आपने नट को टाइट करना है उसी जगह पे ही आप रोटेशन करवाना चाहें तो फिर आर 0 हो जाएगा। जब आर 0 हो जाएगा तो टार्क भी 0 हो गया। जब टार्क 0 हो गया तो इसका मतलब है नो रोटेशन। तो वो पॉइंट जहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई कर रही है, अगर उसी जगह से आप रोटेशन करवाते हैं तो आर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अगर आर 0 हो गया इसका मतलब क्या हुआ, मूवमेंट आर्म 0 हो गया है। यानी अगर आप दरवाजा ले और दरवाजे को इजीली खोल लेते हैं क्योंकि दरमियान में आर मौजूद है, लेकिन जहां से वो रोटेशन हो रही है उधर से उसको पकड़ लें तो रोटेशन पॉसिबल नहीं होगी। क्यों, क्योंकि आर 0 कर दिया, हालांकि फोर्स तो आप लगा रहे हैं, अब रोटेशन नहीं होगी। अगर टार्क 0 है इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज नो रोटेशन। क्या क्या याद रखना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये पॉइंट है। ये क्वेश्चन लिखी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे आर क्या हो जाता है 0। अगर आर 0 हो गया तो रोटेशन टार्क 0 मींस नो रोटेशन। ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर होगी बात। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा, इसको भी आपने अच्छे तरीके से करना है। तो ये तमाम शॉर्ट क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट है। ओके, अल्लाह हाफिज़।